नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोलॉजिक्स में। हम बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन को दो पार्ट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम अब आ गए हैं थर्ड पार्ट में। हमने अब तक ब्लड, बॉडी के फ्लूइड्स, प्लाज्मा, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, इन सब पर डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेशन के बारे में, साथ ही साथ हार्ट को भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं, हमारा लेक्चर एनसीईआरटी बेस्ड है। जब कभी भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ने से पहले या पढ़ने के बाद आप हमारे लेक्चर को ज़रूर देखें, इससे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं सर्कुलेटरी पाथवे। देखिए, सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में बात करें तो इसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि जो हमने बॉडी फ्लूइड्स पढ़ा है वो एक्चुअली सर्कुलेट कैसे होते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, और उनकी पंपिंग कैसी होती है, इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहली बात, सर्कुलेटरी पाथवे दो तरीके की होती है। जो पहला है वो है ओपन सर्कुलेटरी पाथवे, और जो दूसरा है क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवे। ओपन सर्कुलेटरी पाथवे में होता क्या है कि एक हार्ट होती है, और हार्ट से जुड़ी हुई एक लंबी वेसल होगी, बड़ी सी वेसल होती है। अब जो ये हार्ट है और ये बड़ी सी वेसल है, ये क्या करते हैं कि बॉडी कैविटीज में जो भी सर्कुलेटरी फ्लूइड है उन्हें रिलीज कर देते हैं। बॉडी कैविटीज में जो भी सर्कुलेटरी फ्लूइड होगा उन्हें रिलीज कर देंगे। अब यहाँ से सर्कुलेटरी फ्लूइड को टिश्यूज के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, और जो ये सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है इसे हीमोलिम्फ कहते हैं। हीमोलिम्फ ये क्या है? एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है। अब जो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये किन में पाई जाती है? एग्जाम्पल की बात करें तो ये पाई जाती है आर्थ्रोपोड्स में, मोलस्क्स में। तो ये हो गई ओपन सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में। यहाँ पर आप देखोगे कि जिस तरीके से जो हायर एनिमल्स होते हैं, एनालिड्स और कॉर्डेट्स, उनमें पूरा जाल बिछा होता है वेसल्स का। इनमें उस जाल की कमी होती है, हार्ट जरूर होता है और उसके साथ एक लार्ज वेसल होती है, लेकिन जो ये फ्लूइड है उन्हें बॉडी कैविटीज में डायरेक्टली छोड़ देते हैं। लेकिन अगर वही क्लोज्ड सर्कुलेशन की बात करें तो उनमें ऐसा नहीं होता। उनमें हार्ट होती है और हार्ट से जुड़े हुए बड़े छोटे और उनसे भी छोटे जो है कई वेसल्स का पूरा जाल होता है, उनके थ्रू जो है सर्कुलेशन पूरी तरीके से जो है चलाई जाती है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथ की बात करें तो ये जितने भी एनालिड्स हैं और कोडेट्स उनमें पाई जाती है। ये कहीं ना कहीं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से एडवांस्ड होती है। इनमें होता क्या है कि एक हार्ट होगी और हार्ट से जुड़ी हुई वेसल्स होंगे, बड़ी वेसल्स, और उनसे जुड़ी हुई मध्यम और छोटी वेसल्स होंगे, और साथ ही साथ जो ये ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड के लिए अलग से वेसल्स होते हैं।
तो इनमें क्या होती है कि एक साइड से जो है ब्लड को लाया जाता है, अगर ये डीऑक्सीजनेटेड है तो दूसरे ओर से ब्लड को जो है टिश्यू तक ऑक्सीजनेट होने के बाद जो है पहुंचाया जाता है। ये पूरा एक जाल होता है वेसल्स का, जो छोटे से लेकर मध्यम से लेकर बड़े तक होते हैं, और ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वेल रेगुलेटेड होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्टिब्रेट्स में हार्ट कैसे डिफर करती है। वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनमें मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होती है, और ये जो मस्कुलर शब्द है ये एक्चुअली जो हार्ट में पाई जाने वाली मसल है उनके लिए कहा गया है, जिन्हें कार्डियक मसल भी कहा जाता है। और चैम्बर, ये शब्द आई है कि हार्ट जो है कई चैम्बर्स में बटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फिश की बात करें तो फिश में दो चैम्बर्स होते हैं। कैसे? एक अपर चैम्बर होता है और एक लोअर चैम्बर होता है। तो इस तरीके से ये दो चैम्बर्स में बटी होती है। उसी तरीके से अगर हम एम्फीबियंस की बात करें या रेप्टाइल्स की बात करें तो इनमें तीन चैम्बर्स होते हैं। जो थ्री चैम्बर्ड हार्ट होती है, इनमें होता क्या है कि जो एट्रिया है वो दो में बटी होती है और वेंट्रिकल एक होती है। इनमें होता क्या है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में आएगी, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आएगी। लेकिन इन दोनों का आपस में जो है मिक्स हो जाता है जब ये वेंट्रिकल में एंटर करते हैं। तो इसीलिए इन्हें जो है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। अब ये जो शब्द है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इस डबल सर्कुलेशन के बारे में हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे। हमने कहा था कि थ्री चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि क्रोकोडाइल में थ्री नहीं, फोर चैम्बर्स पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बर्ड्स और मैमल्स में क्या होते हैं। इनमें क्या होता है कि फोर चैम्बर्ड हार्ट होती है। वो फोर चैम्बर्स ऊपर में दो एट्रिया में और नीचे में दो वेंट्रिकल्स में बटी होती है। इनमें होता ये है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में इंटर करती है, फिर उससे वेंट्रिकल में जाती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में इंटर करती है, फिर वेंट्रिकल्स में जाती है। इनमें आपस में मिक्सिंग देखने को नहीं मिलती है, जो कि हमने देखने को मिला था थ्री चैम्बर्ड हार्ट वाले एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। इनमें कोई मिक्सिंग नहीं होती। कहीं ना कहीं फोर चैम्बर्ड हार्ट बाकी चैम्बर्ड हार्ट्स के कंपेयर में कहीं ना कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है। तो आगे बढ़ते हैं और इस फोर चैम्बर्ड हार्ट को डिटेल में पढ़ते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। अब जैसा कि बताया गया कि ह्यूमन हार्ट है वो चार चैम्बर्ड होती है, जिसमें दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल होते हैं। इसके साथ साथ अगर पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो हार्ट के अलावा इनमें वेसल्स होते हैं,
जो कि बड़े वेसल से लेकर छोटे वेसल्स होते हैं। वेसल्स में आर्टरी, वेन, ये सब आपको मिलेंगे। कुछ कैपिलरीज भी होते हैं, और साथ ही साथ जो इनमें बहने वाला फ्लूइड है वो ब्लड होता है। तो ये किन से बनी होती है? हार्ट से, वेसल से और ब्लड से। अब डिस्कस करते हैं हार्ट के बारे में डिटेल से। हार्ट क्या होता है? हार्ट मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड होता है। अब ये मीजोडर्मली क्या होता है? देखिए, ह्यूमंस शुरुआती में, जब जीवन की शुरुआत होती है, तब 3 लेयर से पूरा ह्यूमन का फॉर्मेशन होता है, जिसे जर्म लेयर कहा जाता है। 3 जर्म लेयर्स होते हैं: एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो जो मीजोडर्म वाला पार्ट है, इसके थ्रू ही पूरी ह्यूमन हार्ट बनती है। और दूसरी बात ह्यूमन हार्ट के बारे में, ये थोरैसिक कैविटी में लोकेटेड होती है। थोरैसिक कैविटी किसे कहा जाता है? जो छाती है, छाती को ही थोरैसिक कैविटी कहा जाता है। पसलियों के अंदर जितना भी पार्ट है वो एक कैविटी है, इसे ही थोरैसिक कैविटी कहते हैं। और ये दोनों लंग्स के बीच में होती है, बिटवीन टू लंग्स। लंग्स होते हैं तो इन दोनों के बीच में हार्ट होता है, और इसका झुकाव जो है थोड़ा सा लेफ्ट की ओर होता है। जैसा कि मैंने कहा कि ये लेफ्ट की ओर थोड़ा टिल्ट होता है। ऐसा माना जाता है कि जिस भी आदमी की जितनी एक मुट्ठी बनती है, उतना ही साइज जो है उसके हार्ट का होता है। ये क्या को दर्शाता है? हार्ट के साइज को दर्शाता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पेरिकार्डियम के बारे में। पेरिकार्डियम क्या होती है? पेरिकार्डियम एक्चुअली हार्ट के बाहर उसकी लेयरिंग होती है। हार्ट है, हार्ट में जो है 2 लेयर्स होते हैं। एक लेयर जो है बिल्कुल हार्ट से सटी होती है, जिसे विसरल पेरिकार्डियम कहा जाता है। और एक लेयर और होती है, जिसे पेराइटल पेरिकार्डियम कहा जाता है। अब जो विसरल पेरिकार्डियम है और पेराइटल पेरिकार्डियम है, इन दोनों के बीच में फ्लूइड भरा होता है, जिन्हें हम पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। अब ये पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या है कि कहीं ना कहीं जब बाहर से शॉक लगती है या कोई झटका लगता है, तो इस दौरान हार्ट को जो है एक प्रोटेक्शन दे, ये इसका काम होता है। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं ह्यूमन हार्ट को डिटेल में। देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 चैम्बर्स ऊपर होते हैं, जिन्हें हम एट्रिया कहते हैं, और 2 चैम्बर्स नीचे होते हैं, जिन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। और ये जो ऊपर के चैम्बर्स हैं, ये आपस में सेपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम के थ्रू, जो कि इन्हें राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है।
ये हो गई राइट एट्रियम और ये हो गई लेफ्ट एट्रियम, जिसे डिवाइड करने का काम किया है इंटर आर्टेरियल सेप्टम ने। इंटर इंटर आर्टेरियल सेप्टम ने। और जो नीचे की ओर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि वेंट्रिकल्स भी आपस में सेपरेट होते हैं। किसके थ्रू? ये होते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू। और जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, कहीं ना कहीं जो इंटर आर्टेरियल सेप्टम है उनसे मोटी होती है। जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, वेंट्रिकल्स को भी राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में सेपरेट करने का काम करती है। अब ये जो वेंट्रिकल्स की सेप्टम है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये ज़्यादा थिक क्यों होती है? ये थिक इसीलिए होती है क्योंकि वेंट्रिकल्स को हाई प्रेशर वेसल्स के अगेंस्ट ब्लड को पंप करना रहता है, जिसके कारण इनकी थिकनेस जो है बढ़ जाती है। राइट वेंट्रिकल सप्लाई करती है पल्मोनरी आर्टरी को और लेफ्ट वेंट्रिकल सप्लाई करती है एरोटा के थ्रू। इन दोनों वेसल्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसके कारण जो चैम्बर है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, उनको बनाने वाली सेप्टम बहुत मोटी हो जाती है। अब जो एट्रिया हैं और वेंट्रिकल्स हैं, इनके बीच में भी आपस में सेप्टास होते हैं। इन सेप्टास को हम एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टास के नाम से जानते हैं, लेकिन इनमें आपस में कनेक्शन होता है बाय द कस्प्स और वॉल्स के थ्रू। जो राइट साइडेड है उनमें ट्राइकस्पिड वॉल पाई जाती है और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल्व होती है। इन कस्प्स के थ्रू या वॉल्व के थ्रू ही बाद में जाके आपको हार्ट साउंड सुनाई देती है। और उसी तरीके से आपको वॉल्व मिलेगी वेंट्रिकल्स में, जो कि सेमिलुनार वॉल्स होती हैं। जो राइट साइड की सेमिलुनार वॉल है वो खुलती है पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट साइड की खुलती है एरोटा में। इसी तरीके से मैंने बताया था कि राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, 3 कस्प्स होते हैं इनके, जिसके कारण ये वेंट्रिकल के साथ कांटेक्ट करती है। उसी तरीके से लेफ्ट में बाइकस्पिड वॉल्व होती है और इससे ही जो है माइट्रल वॉल्व भी कहा जाता है। इन वॉल्व्स की अपनी खासियत होती है। ये वॉल्व क्या करते हैं कि जो ब्लड है उसको फॉरवर्ड फ्लो करते हैं। ब्लड जो है आगे की दिशा में ही बहेगी। बैकवर्ड फ्लो को ये प्रिवेंट करने का काम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सेलुलर और टिश्यू लेवल पे। देखिए जो हार्ट है, हार्ट के अगर मसल्स की बात की जाए तो ये बनी होती है कार्डियक मायोसाइट से। ये हार्ट की सेल है, ये अलग तरह की के सेल होते हैं, इन्हें हम कार्डियक मायोसाइट्स कहते हैं। और दूसरी होती है नोडल टिश्यू। ये स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल होते हैं। आप आगे जाके पढ़ेंगे इनके बारे में, एसए नोड, एवी नोड, इन्हें जो है नोडल टिश्यू कहा जाता है। अब देखते हैं इनका अरेंजमेंट कैसा होता है हार्ट में।
देखिए जो एसए नोड होता है ये लोकेटेड होता है राइट एट्रियम में, राइट अपर साइड में। और वहीं एवी नोड की बात की जाए तो ये भी जो है राइट एट्रियम में होता है, लेकिन लेफ्ट कॉर्नर में नीचे की ओर होता है। ये एसए नोड है और ये एवी नोड है। एसए नोड इम्पल्स जनरेट करने का काम करता है हार्ट में, इसलिए इसे जो है ऑटो एक्साइटेबल भी कहा जाता है। अब एसए नोड से कई सारे फाइबर्स निकलते हैं जो कि दोनों साइड के एट्रिया में जाते हैं। इसके साथ ही एसए नोड से एवी नोड की ओर भी फाइबर्स आते हैं जिन्हें हम इंटरनोडल फाइबर कहते हैं। अब जो एवी नोड है, एवी नोड से ओरिजिनेशन होता है बंडल ऑफ हीस का, जो कि वेंट्रिकल के ही अपर पार्ट में डिवाइड हो जाती है दो ब्रांचेस में। अब इन ब्रांचेस को कहा जाता है राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच। ऐसे होते हुए इनका सप्लाई जाता है आगे की ओर दोनों सेप्टास के बीच से होते हुए पूरे वेंट्रिकल्स में। सेप्टास में आ गई, सेप्टास में आने के बाद जो है पूरे वेंट्रिकल्स में ये सर्कुलेट होती है। इसे हम कहते हैं बंडल ऑफ हीज। और जो इनसे ब्रांचेस निकलती है उनको हम लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच इनमें डिवाइड करते हैं। अब जो ये बंडल ब्रांच है इनमें कई सारे फाइबर्स निकले होते हैं और इसे हम कहते हैं पुरकिंजे फाइबर्स, जो कि पूरे वेंट्रिकल्स में फैले हुए आपको मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और एसए नोड के बारे में देखते हैं। जैसे कि एसए नोड के बारे में मैंने बताया था पहले कि ये ऑटो एक्साइटेबल होती है, यानी कि ये इम्पल्स को जनरेट करने का काम करती है हार्ट में बिना किसी के हेल्प के। इसीलिए ही इसे जो है पेसमेकर ऑफ हार्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऑटो एक्साइटेबल होती है और साथ ही साथ जो है इनिशिएट करती है हार्ट की रिदम के लिए, लय के लिए, और साथ ही साथ जो इसका कॉन्ट्रैक्शन है उसे मेंटेन करने का काम करती है। इनिशिएट करती है रिदम ऑफ हार्ट को और साथ ही साथ जो है कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट को मेंटेन करती है। जैसा कि मैंने बताया कि ये ऑटो एक्साइटेबल होती है, तो जितने भी इम्पल्स होते हैं हार्ट को बीट करने के लिए यहीं से प्रोड्यूस होते हैं। मैक्सिमम एसए नोड 70 टू 75 एक्शन पोटेंशियल मिनट में जनरेट कर सकती है। 70 टू 75 एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकती है एक मिनट की बात करें तो। और हार्ट बीट हम जानते हैं कि कितने बार बीट करती है, 70 से 75 प्रति मिनट, जिसे हम एवरेज 72 प्रति मिनट लेते हैं अगर एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल की बात की जाए तो। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं, सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल
यानी कि रिलैक्सेशन इन्हें कहा जाता है। तो सपोज सबसे पहली कंडीशन देखते हैं कि मान लीजिए हार्ट के चारों चैम्बर्स हार्ट के चारों चैम्बर्स रिलैक्स्ड हैं, यानी कि डायस्टोल में है। इस टाइम होता क्या है कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो वॉल हैं वो आपस में खुली होती है और जो सेल्युलर वॉल्स हैं ये बंद होती है। अब क्या होगा इस कंडीशन में, ये पहली कंडीशन होगी। अब इस दौरान होता क्या है कि चारों चैम्बर्स रिलैक्सेशन में है तो ब्लड कहीं ना कहीं एट्रिया में आना चालू कर देती है। चूंकि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व खुले हुए होते हैं तो इस दौरान इनकी एंट्री होती है वेंट्रिकल्स में। अब नेक्स्ट पार्ट में एंट्री होती है एसए नोड की। एसए नोड इस दौरान करता क्या है कि इम्पल्स जनरेट करने का काम करता है, जिसके कारण क्या होती है एट्रिया में सिस्टोल होता है। सिस्टोल यानी कि एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन होती है। इस दौरान होता क्या है कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स खुले होते हैं जबकि सेमिलुनार वॉल्स बंद होते हैं। तो अब क्या होगा कि जैसे ही एसए नोड ने इम्पल्स जनरेट किया तो कहीं ना कहीं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है। उन एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के कारण ब्लड का फ्लो जो है एट्रिया टू वेंट्रिकल बढ़ जाता है। चूंकि एट्रिया अब सिस्टोल पे आ गई है, इनका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसके बदौलत 30% ब्लड फ्लो बढ़ जाता है टू वेंट्रिकल, एट्रिया टू वेंट्रिकल। अब इसके तीसरे भाग में रोल आएगा एवी नोड का। जैसा कि मैंने बताया था कि एवी नोड कहाँ होती है, राइट एट्रियम में ही होती है, लेकिन लोअर साइड में और लेफ्ट साइड में इनका सिचुएशन होता है। अब एवी नोड भी जो है एट्रिया के इम्पल्स से जो है, अब एवी नोड में भी होता क्या है कि जो एसए नोड के थ्रू जो इम्पल्स जनरेट की गई है इंटरनोडल फाइबर्स के थ्रू वो एवी नोड में रीच करती है और उसके थ्रू बंडल ऑफ हीज में जाती है। बंडल ऑफ हीज से ये इम्पल्स पहुंचती है बंडल ब्रांच में, और जैसा कि मैंने बताया है कि बंडल ब्रांच राइट और लेफ्ट होती है तो दोनों राइट और लेफ्ट में फैल जाएगी। अब इनके थ्रू क्या होता है कि पूरे वेंट्रिकल के मसल्स में इम्पल्स फैल जाती है और इस तरीके से वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हमको देखने को मिलती है। एट द सेम टाइम जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है उसी टाइम में जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है वो बंद हो जाती है। जैसा कि मैंने इनका काम बताया था कि ये सिर्फ ब्लड का फॉरवर्ड फ्लो करने का काम करती है, बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करती है, तो ताकि ब्लड वेंट्रिकल से एट्रिया में वापस ना जाए इसलिए ये वॉल्व्स बंद हो जाती है। और इसी दौरान कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो सेमिलुनार वॉल्स थी वो ओपन हो जाती हैं जबकि पहले बंद थी। अब जैसे ही वॉल्व बंद हो जाती है एट्रिया की तो एट्रिया जो है रिलैक्सेशन में चला जाता है और इस टाइम वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में है। अब क्या होगा, जो ब्लड है ब्लड का फ्लो होगा वेंट्रिकल से सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन में।
जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पल्मोनरी सर्कुलेशन में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ले जाएगी, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ले जाएगी थ्रू एरोटा। और आपको एडिशनल बात ये बता दूं कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वेंट्रिकल का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ने के कारण ही उनके सेमिलुनार वॉल्व्स खुल जाते हैं और उनके थ्रू जो है पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है। ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है और ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। पल्मोनरी आर्टरी और ये एरोटा। अब जैसे ही ब्लड का फ्लो इन पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में होता है तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वेंट्रिकल में वो घट जाता है। अब जैसे ही ब्लड का फ्लो पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में होता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं वेंट्रिकल्स में प्रेशर कम होना चालू हो जाती है। वेंट्रिकल का प्रेशर अब गिर जाता है दोनों पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन के कारण। और इसके बाद जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स स्टेट में चले जाती है, क्योंकि इनका प्रेशर घट चुका है। तो अब इसी के साथ में जैसे ही ये रिलैक्स में जाती है तो जो सेमिलुनार वॉल्स हैं वो वापस में क्लोज हो जाती हैं, ताकि कहीं ना कहीं जो एरोटा है और पल्मोनरी आर्टरी है उनके जो ब्लड है वो वापस बैक फ्लो ना करे, इसलिए जो है इनके वॉल्स बंद हो जाते हैं। और वैसे ही मैंने बताया था कि जो और इस टाइम जो एट्रिया है वो भी रिलैक्स स्टेट में है, और इस दौरान इनके वॉल्स ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड खुले हुए हैं। ये चीज हमने कहीं ना कहीं देखा है। तो कहीं ना कहीं जो है हम इनिशियल स्टेज में पहुंच जाते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि इनिशियल स्टेज में एट्रिया और वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में थे, और इनमें जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व हैं वो खुले होते हैं और जो सेमिलुनार वॉल्व्स हैं वो बंद होते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो है वो एट्रिया में होना चालू हो जाता है और एट्रिया से वेंट्रिकल में जाता है। फिर अब इसके बाद जो है सेम प्रोसेस जो है रिपीट की जाती है। एसए नोड एक्टिवेट हो जाता है, इम्पल्स जनरेट करता है, जिसके कारण एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है और ब्लड का फ्लो जो है 30% बढ़ जाता है वेंट्रिकल्स में। और इसी तरीके से जो है ये साइकिल पूरी होती जाती है, जो कि फिर इनिशियल में आके एट्रिया और वेंट्रिकल को दोनों को रिलैक्स करता है, और इसी तरीके से ये साइकिल पूरी तरीके से चलेगी। इस साइकिल को हम जानते हैं कार्डियक साइकिल के नाम से। जो एक कार्डियक साइकिल होता है, कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन 0.8 सेकंड की होती है। 0.8 सेकंड की होती है। और जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, इसमें एक टर्म आता है स्ट्रोक वॉल्यूम का। स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम वॉल्यूम होती है वेंट्रिकल्स की, जो एक हर कार्डियक साइकिल में जितनी भी ब्लड की अमाउंट है उसको इजेक्ट करते हैं। एक कार्डियक साइकिल में एक वेंट्रिकल के द्वारा 70 ml ब्लड को जो है पंप किया जाता है। और इसी के साथ इससे जुड़ी एक टर्म आती है कार्डियक आउटपुट की। कार्डियक आउटपुट 1 मिनट के लिए होती है, कि 1 मिनट में वेंट्रिकल ने कितने ब्लड को इजेक्ट किया। तो उस हिसाब से हम 70 ml को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मिनट में कितने बीट्स होते हैं? 72 बीट्स होते हैं। तो हमारा आंसर आता है 5 लीटर। तो कार्डियक आउटपुट कितनी होती है? 5 लीटर होती है। अगर वहीं स्ट्रोक वॉल्यूम की बात की जाए तो एक साइकिल के लिए होती है, फॉर 1 साइकिल। और जो कार्डियक आउटपुट है 1 मिनट के लिए होती है। अब जो ये कार्डियक आउटपुट है और हार्ट रेट है, ये कहीं ना कहीं लोगों के एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से
और उनके प्रोफेशन के हिसाब से वेरी करती है। एनसीईआरटी के हिसाब से ये एथलीट्स में बढ़ी हुई होती है, लेकिन अगर वहीं दूसरी किताबों की बात करें तो इन एथलीट्स में घटा हुआ मिलता है। और साथ ही साथ अगर जेंडर के हिसाब से बात करें तो मेल्स में ज़्यादा होती है, बच्चों में ज़्यादा होती है अगर एज की बात करें। साथ ही साथ जो एक्सरसाइज करते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। होपफुली अब तक वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में।